सीएम योगी का पीलीभीत और मुरादाबाद दौरा। पीलीभीत में 66 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुरादाबाद में 365 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। सोलर पार्क का करेंगे एरियल सर्वे। अमृत सरोवर और ड्रीम को साइट का करेंगे निरीक्षण। सीएम साय का जांजगीर चांपा दौरा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर में कबीर जयंती महोत्सव में करेंगे शिरकत। राम मंदिर चंदा चोरी केस की सुप्रीम और हाई कोर्ट में सुनवाई। आज कैग ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग। सभी 8 आरोपियों की आज होगी पेशी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। टियागो कार को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। 4 लोगों की मौत। 300 मीटर तक सड़क पर घिसटी कार। और 3 साल बाद T20 सीरीज हारा भारत। रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीता आयरलैंड। भारत को हराकर अपने नाम की सीरीज। अयोध्या से खबर, जहां अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 5 जून को पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी और आरोपी अविनाश शुक्ला को साथ ले गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें इसकी जानकारी लगी है और जबकि पूरे मामले का खुलासा 7 जून को सार्वजनिक हुआ था। इसका मतलब है कि ट्रस्ट की शिकायत दर्ज कराने से पहले ही कार्रवाई हुई थी। पुलिस को पहले से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने की जानकारी थी। 5 जून को पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की थी और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस उसे अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक उस समय ट्रस्ट की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं की गई थी, जबकि पूरा मामला 7 जून को उजागर हुआ है। और वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जांच के दौरान आरोपी लवकुश से जुड़ी संपत्ति को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि साल 2025 में सोहावल तहसील के ग्राम बनीपुर में उसकी पत्नी के नाम जमीन का बैनामा कराया गया था और इसी जमीन पर 2 मकानों का निर्माण कार्य भी शुरू होने की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां अब आरोपी की संपत्तियों और धन के स्रोत की पड़ताल कर रही है। चढ़ावा गबन प्रकरण में अवैध संपत्ति के पहलू को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में भी इसको लेकर सुनवाई होगी, जहां कैग ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सभी 8 आरोपियों की आज पेशी होना है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। इसके साथ ही लखनऊ हाईकोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई होनी है, जहां इस मामले को लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां कैग ऑडिट और स्वतंत्र जांच की मांग भी की जा रही है। सीबीआई के दायरे में ये मामला है और सीबीआई भी इस मामले को लेकर चूंकि लगातार जांच कर रही है। 8 आरोपी फिलहाल जिनके आज पेशी होना है, इसको लेकर सुनवाई होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, लगातार देख रहे हैं राम मंदिर चढ़ावे मामले को लेकर एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए कृतिका, क्योंकि राम मंदिर मामला आस्था से जुड़ा हुआ है और देश दुनिया के बहुत सारे लोगों की वहां पर आस्था जुड़ी हुई थी और सभी लोगों ने वहां पर अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां भगवान राम के सिर चरणों में बहुत सारा कुछ अर्पण किया था, जिसको लेकर के पूरी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म और बहुत सारी जगह इसकी बहस चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। उसी कड़ी में एसआईटी ने जिस तरह रिपोर्ट दी, उसमें 8 आदमियों का नाम आया और 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। जिस तरह से पूछताछ चल रही है, अभी कल उनके घर वालों और उनके अगल बगल आसपास के रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी। अभी एक प्रकरण सामने आया है कि वहां पर एक जमीन 2025 में बैनामा की गई है। चूंकि उनके आर्थिक जो आय है, जो उनका वेतन है या उनका जो और वार्षिक आय है, उन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से अपनी जो संपत्तियां बढ़ाई हैं, उन सभी चीजों पे एसआईटी विचार कर रही है और लगातार जितने लोग पकड़े गए या जो लोग भी उससे रिलेटेड है, उन सभी के ऊपर एसआईटी और पुलिस की नजर है। इसके अलावा आज इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आस्था उससे खंडित हो रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी बात को एक फोरम पर रखना चाहते हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। और वहां पर आज जो ये 8 लोग
गिरफ्तार हुए थे उन लोगों का भी केस आज लगा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली कि उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बातचीत कराई जाएगी और एसआईटी अभी इसकी तहकीकात कर रही है आखिरकार की इस मामले के तह में और कौन लोग हैं, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि ये बड़ा मामला है और राम मंदिर का मामला पहले से ही पूरे विश्वव्यापी था, लेकिन ये चर्चा बिल्कुल पवन, आस्था से जुड़ा हुआ तो ये मामला है, लेकिन यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर योगी नाथ करते हैं, योगी आदित्यनाथ, और यूपी पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय भी रहता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि 7 जून को पूरे मामले का उजागर हुआ था, 5 जून को पहले ही यहाँ पर कार्रवाई की जा चुकी है पुलिस के द्वारा। इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, और आज लखनऊ खंडपीठ में भी इसको लेकर सुनवाई है? देखिए, सुनवाई है, चूंकि अदालत में जो मामला जाता हो अदालत के अधीन होता है, अदालत अपने हिसाब से निर्णय करेगी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपनी जो है एक संबोधन में भी बोला था कि जो लोग भी इसमें चिन्हित होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी 2017 के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उन्होंने डिसीजन दिए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जाने के बाद कोई ऐसा अपराधी या दोषी व्यक्ति नहीं है जो बच जाए, चाहे जो भी हो, पार्टी का हो या उनके जानने वाला हो या कोई भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यायप्रिय हैं और संवेदनशील हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है जिसको देख करके हर व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब इस बात की तहकीकात जो एसआईटी कर रही है वो जानकारी दे पाएगी आखिरकार कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी और कौन कौन लोग इसके अलावा हैं। 8 लोग तो चिन्हित हो चुके हैं, इसके अलावा कौन लोग हैं उन सभी लोगों को टटोलने का काम कर रहे हैं। जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चैलेंज कितना बड़ा माना जाए यूपी सरकार के लिए, क्योंकि आगामी अगले ही साल चुनाव भी है ऐसे में, और आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में कार्रवाई को लेकर कितना बड़ा चैलेंज देखा जाए? अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि 2027 का चुनाव सन्निकट है और राम मंदिर मुद्दा भारत सरकार और पूरी तरह केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा एजेंडा रहा है, और अब इस एजेंडे पे अगर कोई सवाल उठता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का जो रसूख है उस पर कहीं न कहीं से दाग लगता नजर आ रहा है। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार पूरी तरह से इसे साफ करने में या इसे क्लियर करने के लिए लगी हुई है, क्योंकि यह एक बड़ा बदनुमा दाग होगा। और 2027 का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम का मंदिर है। ऐसे में अगर इस पे कहीं न कहीं से कोई सवालिया निशान रह जाएगा और उसे क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल इसे लेकर पूरी तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जो राम मंदिर या भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होगा, जो साफ करना भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार का मूल कर्म होगा। जी ठीक है, देखते हैं पवन किस तरह से इस कार्रवाई में और क्या कुछ निकल कर आता है सामने। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पीलीभीत और मुरादाबाद दौरा है, जहां पीलीभीत मुरादाबाद की जनता को आज सेम सौगात देंगे। पीलीभीत में आज कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके साथ ही 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं की सौगात आज सीएम देंगे और दाबाद में 63 परियोजनाओं की भी आज सौगात दी जाएगी। इसके साथ ही 365 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पीलीभीत का भी आज उनका दौरा है, जहां दोनों ही जिलों को कई बड़ी सौगातें आज सीएम के द्वारा दी जानी है। और पवन लगातार बने हुए, पवन आज सीएम की क्या कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल कृतिका, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों में दौरा लगा हुआ है, पीलीभीत और मुरादाबाद। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11:20 पर पीलीभीत पहुंचेंगे। वहां बहुत सारी विभिन्न योजनाएं हैं जिसका वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और उसमें सबसे मुख्य काम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 106 बंगाली परिवारों को अधिकार पत्र देंगे, उनको स्थापित करने के लिए पूरी तरह से वो पत्र सौंपेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि इससे पहले भी लखीमपुर खीरी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे परिवारों को वहां स्थापित करने का लगातार काम किया। चूंकि सरकार ने बहुत सारे लोगों को जमीनें पट्टा करने की बात की थी लेकिन वो अधूरा रह गया था, उसमें डिसीजन नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस काम को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो भी अंतिम व्यक्ति है, जो लाइन का अंतिम व्यक्ति है ग्रास रूट का, उस तक लाभ पहुंचे सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसे अंतिम कड़ी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत में करीब 106 बंगाली परिवार, जिसमें करीब 4600 परिवार शामिल है, 106 लोगों को यह अधिकार पत्र सौंपेंगे
और इसके अलावा मुरादाबाद पहुंचेंगे। मुरादाबाद में भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे और दोनों जगहों पर वो एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वहां पर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन करेंगे और वहां के जो नेता हैं, जो वहां पे लोकल कार्यकर्ता, उन सबसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन सबसे वहां की लोकल स्थिति क्या है उसको जानना चाहेंगे, क्योंकि अब 2027 का चुनाव सन्निकट है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भी जिले में जा रहे हैं प्रदेश के, उन जिलों में जो सौगात दे रहे हो तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा वहां की लोकल पोजीशन जानना चाहते हैं, आखिरकार लोगों की क्या जरूरतें हैं, क्या समस्याएं हैं। बिल्कुल पवन, यानी कहा जाए कि राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम हो सकता है। बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम को लेकर नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नई दिल्ली से खबर, जहां नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मिट्टी की मूर्तियां खरीदने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को और प्राकृतिक संरक्षण का संदेश यहां पर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कारीगरों से बनी मिट्टी की मूर्तियां खरीदने से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से दुर्घटना और जीवन बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता का संकल्प उन्होंने दिलाने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने और स्वदेशी अपनाने की देशवासियों से उन्होंने अपील की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देशवासियों को संदेश दिया है, इससे पर्यावरण संरक्षण भी मजबूत होगा और कारीगरों को इससे रोजगार के सृजन को भी इससे फायदा होगा। वोकल फॉर लोकल पर पीएम मोदी ने विशेष जोर दिया है। जहां स्वदेशी अपनाने की देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। अमेरिका के साथ हालिया दिनों में बढ़ी तनातनी के बीच ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य 1 महीने तक उनके देश की सेना के कंट्रोल में है। अराघची का ये बयान ऐसे समय आया है जब हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी ने ईरानी संपत्तियों पर हमले किए हैं। ईरान की ओर से भी खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी अटैक किए गए हैं। इससे दोनों पक्षों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जहां आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने का ऐलान एक बार फिर किया गया है। विदेश मंत्री के द्वारा ये बयान ऐसे समय में सामने आया, ऐसे में संकट की घड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहां ईरान का ही कब्जा रहेगा। और राजधानी लखनऊ से खबर, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सपा समर्थकों का एक वर्ग लाठी और दूसरा वर्ग चाकू तलवार तैयार कर रहा है और सरकार बदलने के सपने देख रहा है। राजभर ने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन होने पर गुंडे, माफिया और असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाएंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी और कमजोर वर्ग सबसे अधिक निशाने पर होंगे। और उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजभर ने ये पोस्ट किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील उन्होंने की है। और चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया है। सिख विधायकों को लेकर उन्होंने बयान दिया था। अकाल तख्त में सिख विधायक पेश होंगे और सभी सिख मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। अमृतसर बैठक के बाद दरअसल ये फैसला लिया गया और धार्मिक मर्यादा अब आम आदमी पार्टी यहां पर निभाएगी। और ऐसे में सिख विधायकों को लेकर दरअसल उन्होंने ये बयान दिया है। अकाल तख्त में सभी सिख विधायक इसमें शामिल होंगे और सिख मंत्री और विधायकों की इसमें मौजूदगी रहेगी। जहां अमृतसर बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। और
और उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 15 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रत्येक बच्चे का 100% स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। अभियान के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और समाज से अपील की है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका से जोड़ने और आधुनिक सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। और राजधानी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। भीषण सड़क हादसे में जहां 4 लोगों की मौत हुई है। टियागो कार को स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, जिसमें 300 मीटर तक सड़क पर कार खिसकती हुई नजर आई। सहारनपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल स्कॉर्पियो वाहन ने टियागो कार को टक्कर मारी थी, जिसमें 300 मीटर तक कार खिसकती हुई चली थी और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। सहारनपुर के पास की घटना बताई जा रही है। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और नोएडा में एक बार फिर एसी ब्लास्ट की घटना सामने आई, जहां हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम हालांकि मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान लगातार जारी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा में एसी ब्लास्ट से आग लगी है और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हाई राइज बिल्डिंग में दरअसल ये आग लगी है और दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा की ये घटना है। वहीं पटना में डालडा गोदाम में भीषण आग लग गई। 6 घंटे से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई है। दीदारगंज में जहां आग से अफरा-तफरी का माहौल है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है और दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पटना की घटना है। पटना की दीदारगंज में जहां डालडा गोदाम में भीषण आग लगी, जिससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया और कई घंटों से यहां पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और वही दिल्ली में मीटरों में भीषण आग लग गई, जहां ग्राउंड फ्लोर पर 24 मीटर जल गए और दमकल की टीम हालांकि मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। जहां दिल्ली के केशवपुरम का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 24 मीटर जलकर खाक हो गए। ग्राउंड फ्लोर पर दरअसल ये आग लगी थी, जिसमें 24 मीटर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल की टीम ने आग पर मौके पर ही पहुंचकर काबू पा लिया और समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जहां दिल्ली की केशवपुरम का ये मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।